वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 9 के लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट से सबक नंबर 1 को पढ़ाऊंगी। तो एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर की 100% तैयारी करवाऊंगी। सबसे पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर के ज़रिए से ही एग्ज़ाम से मुतालिक हर उस कंसेप्ट को क्लियर करवाऊंगी जो कि आपके सिलेबस से होगा, ताकि आप एग्ज़ाम में किसी भी क्वेश्चन के आंसर को अपने लफ्ज़ों में बनाकर लिख सको। बच्चों, इसके अलावा अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन आंसर समझाऊंगी, जो कि एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं और आने वाले एग्ज़ाम में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, एक बार वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे तो इंशाल्लाह आपके एग्ज़ाम के लिए इस चैप्टर की 100% तैयारी होगी। बाकी के सभी चैप्टर्स आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहाँ से जाकर देख लेना। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं सबक नंबर 1। तो बच्चों, सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट क्लास 9 के अंदर क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसलिए पढ़ाया जा रहा है बच्चों, ताकि जब कोई भी कुदरती आफत आए या फिर इंसानी पैदा किर्दा आफत आए तो उस कंडीशन के अंदर आप अपनी हिफाजत किस तरीके से करेंगे, आफत आने से पहले किन चीज़ों का इंतज़ाम करेंगे, क्या उपाय करेंगे, आफत आने के बाद आप क्या क्या उपाय करेंगे। तो इन सभी बातों को सिखाने के लिए आपको डिज़ास्टर मैनेजमेंट सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है। इसी वजह से देखो बच्चों, सबक का नाम क्या है, पहले सबक का आफत से निपटने का नाज़िम बनना। तो इस चैप्टर के अंदर आपको बच्चों समझाया जाएगा कि कुदरती आफत के क्या क्या प्रकार होते हैं, इंसानी आफतों के क्या क्या प्रकार होते हैं और इनसे किस किस तरीके से बचा जा सकता है। तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट बुक का सवाल नंबर 1 है, जिसके अंदर आपको मैचिंग करनी है। जैसे कि साइक्लोन है, साइक्लोन क्या है, मुसीबत का एक प्रकार है, तो फर्स्ट वाले को आप F पॉइंट से मैच कर देंगे। हवा क्या है, आफत की एक खसूसियत है, यानी कि आफत की कोई भी मुसीबत आने से पहले तेज़ हवाएं वगैरह चलती हैं, तो ये क्या है, आफत की एक खासियत है। घनी आबादी क्या है, अदम तहफ़्फ़ुज़ है। अदम तहफ़्फ़ुज़ किसे कहते हैं बच्चों, अदम तहफ़्फ़ुज़ बच्चों मुसीबत की वो हालत होती है जब वो मुसीबत आफत के अंदर तब्दील हो जाती है। याद रहेगा, अदम तहफ़्फ़ुज़ क्या है, वो हालत है जब कोई भी मुसीबत आफत के अंदर तब्दील हो जाती है। जैसे कि घनी आबादी के अंदर सभी लोगों को कोई आफत की इत्तिला ना मिले, तो ये कंडीशन उनके लिए क्या हो जाएगी, अदम तहफ़्फ़ुज़ हो जाएगी, यानी कि मुसीबत उनके लिए आफत के अंदर तब्दील हो जाएगी। मूसलाधार बारिश क्या है, आफत का एक प्रकार है। तूफ़ानी लहरें भी आफत का एक प्रकार है। परचम क्या है, ख़तरात की पेशगी, यानी कि पहले से इत्तिला देने का एक सिस्टम है परचम। मिट्टी का बड़ा टीला, तो मिट्टी का बड़ा टीला क्या है, आफत के मज़रात को कम करना। जैसे कि कहीं पर बाढ़ वगैरह आनी होती है तो लोग क्या करते हैं, अपने एरियाज़ में बड़े बड़े रेत के बोरे भरकर बड़े बड़े मिट्टी के टीले से बना देते हैं, ताकि बारिश का पानी या बाढ़ का पानी उनके एरिया में ना आए और वो दूसरी साइड नहर की साइड कट जाए। तो याद रखोगे कि मिट्टी का टीला क्या है, आफत के मज़रात को कम करने का एक तरीका है, यानी कि आफत के असरात को कम करने का एक तरीका। नेक्स्ट है पेशगी ख़तरे की इत्तिला और जगह खाली करने वाले ग्रुप के अरकान किससे मुंसलिक होते हैं, कम्युनिटी पर मुबनी आफत के नज़म से होते हैं। याद रहेगा कि वो लोग जो आफत आने से पहले ख़तरे की इत्तिला देते हैं, इसके मेंबर्स किस चीज़ से मुंसलिक होते हैं, कम्युनिटी पर मुबनी आफत के नज़म से। कैंप में ग़िज़ा, पानी और तभी चीज़ों की सप्लाई करने का मतलब क्या है, चीज़ों को पहुंचाना, सप्लाई करना है। कसीरुल मकासद, साइक्लोन कैंप लगाने का मतलब क्या है कि आफत के मज़रात को कम करना, यानी कि साइक्लोन कैंप किस वजह से लगाए जाते हैं, ताकि इसमें रहकर लोग अपनी हिफाजत कर सकें, क्योंकि साइक्लोन के बाद घर वगैरह तबाह हो जाते हैं, तो कैंपों के अंदर रहकर ये लोग अपनी ज़िंदगी की गुजर बसर करते हैं। साइक्लोन के बाद रास्ते में आने वाली चीज़ों को दरहम बरहम करना, तो ये एक आफत ही कहलाएगी, जैसे कि बाढ़, बारिश वगैरह, तूफ़ान वगैरह। पहले से कायम ग़िज़ा, पानी और तबी सप्लाई, तो आफत की पेश की तैयारी होती है, यानी कि आफत आने से पहले चीज़ों को इकट्ठा करके अपने पास रखना, जैसे कि पानी, खाने की चीज़ें, दवाई, ज़रूरी चीज़ें, ताकि आफत के दौरान 2-3 दिन तक आप आसानी से सर्वाइव कर सकें। अगला सवाल है टेक्स्ट बुक का, ध्यान से समझेंगे। क्या आप हिंदुस्तान के पहाड़ी इलाकों, साहिली इलाकों, रेगिस्तानी इलाकों और पठारी इलाकों में आफत की फहरिस्त तैयार कर सकते हैं, यानी कि इन सभी एरियाज़ में किस किस टाइप की कुदरती आफतें आती हैं। तो आंसर में क्या लिखोगे बच्चों,
मुख्तलिफ इलाकों के लिए आफत की फहरिस्त मंदरजा झेल है, जैसे कि पहाड़ी इलाकों में कौन सी कुदरती आफत आती है। पहाड़ी इलाकों में मिट्टी के बड़े बड़े तोदों का, टीलों का खिसकना, बर्फ़ के तोदों का खिसकना और ज़लज़ले आते हैं पहाड़ी इलाकों में। साहिली इलाकों में यानी कि वो एरिया जो समुंदर के नज़दीक होते हैं, तो वहाँ पर कौन कौन सी कुदरती आफतें होती हैं। साइक्लोन का आना, सुनामी का आना, मूसलाधार बारिश का आना, बाढ़ वगैरह का आना वगैरह। याद रखोगे कि साहिली इलाकों में कौन कौन सी कुदरती आफतें आ सकती हैं। साइक्लोन का आना, सुनामी का, मूसलाधार बारिश का होना वगैरह। रेगिस्तानी इलाकों के अंदर क्या होता है, गर्द भरी, धूल भरी हुई आंधियाँ चलती हैं और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से गर्मी की लहरें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। याद रखोगे कि रेगिस्तानी इलाकों में कौन सी कुदरती आफत आती है, गर्द भरी आंधियाँ चलती हैं और दर्जा हरारत ज़्यादा होने की वजह से गर्म लहरें एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होती हैं। पठारी इलाकों के अंदर सबसे ज़्यादा बच्चों ज़लज़ले आते हैं, रेल के हादसात होते हैं, सूखा पड़ता है, आतिशफ़शानी धमाके होते हैं, यानी कि ज्वालामुखी के अंदर, वॉल्केनो के अंदर धमाके होते हैं। कहाँ पर, पठारी इलाकों के अंदर। अगला सवाल है, मुकम्मल तौर से कुदरती माहौल की तबाही की वजह बनने वाली आफतों के नाम बताने हैं। सवाल में क्या पूछा गया है कि ऐसी कौन सी कुदरती आफतें हैं जो पूरी तरह से कुदरती माहौल को मुतासिर कर देती हैं, नेचर को। जैसे कि कुदरती माहौल की तबाही का सबसे बड़ी आफतों में है मिट्टी की तोदों का खिसकना, सैलाब का आना, कहत का आना, ज़लज़ले वगैरह का आना। अगला सवाल है, मंदरजा झेल आफत की दर्जाबंदी करनी है कि इंसानी किरदा आफतें कौन सी हैं, पैदा किरदा, और कुदरती आफतें कौन सी हैं। तो इंसान की पैदा किरदा आफत हैं रेल हादसात, आग का लगना, बिजली के करंट से मौत, थर्मल बम वगैरह। कुदरती आफत है मिट्टी की तोदों का खिसकना, लू और वबाई अमराज का फैलना। याद रखोगे, मिट्टी की तोदों का खिसकना, लू और वबाई अमराज का फैलना। अगला सवाल है, ध्यान से सुनेंगे कि क्या आप अपने मकामी माहौल यानी कि लोकल एरिया में, घर में, स्कूल में या दफ्तर में ऐसी आफतों की शिनाख्त कर सकते हैं जो कि वहाँ पर आने के चांसेस होते हैं। जैसे कि आंसर के अंदर क्या लिखोगे कि इन मकामात पर ख़तरात लाने वाली वजूहात मंदरजा झेल हैं। जैसे कि आलूदगी की वजह से कौन कौन से ख़तरात पैदा हो सकते हैं। गाड़ियाँ जिनमें डीज़ल और पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, इससे आलूदगी पैदा होती है। सनती कचरा यानी कि उद्योगों से निकलने वाला जहरीला कचरा, लाउड स्पीकर की आवाज़ वगैरह हमारे लोकल एरियाज़ में ख़तरे की एक वजह है। बिजली के करंट से मौत और आग का लगना भी हो सकता है, जैसे कि घटिया तारों का इस्तेमाल, नंगे तारों का ऐसे ही रहना और लापरवाही से बरकी आलतों का इस्तेमाल करना भी एक ख़तरे की वजह बन सकती हैं। इसके अलावा हरारती लहरें, तो सूरज की गर्मी की वजह से हरारती लहरें पैदा होती हैं। दहशतगर्दी जैसे कि टेररिस्ट अटैक वगैरह से भी हमारे लोकल एरियाज़ के अंदर टेररिस्ट वगैरह आ जाएं तो ये भी ख़तरे की एक बड़ी वजह हो सकता है। तो याद रखोगे कि हमारे लोकल एरिया, घर, स्कूल वगैरह के अंदर कौन कौन से ख़तरे हो सकते हैं, आलूदगी की वजह से, बिजली की वजह से, हरारती लहरों की वजह से और दहशतगर्दी की वजह से। अगला सवाल है, सलाहियत की तामीर की तारीफ़ 3 मिसालें देकर बतानी है जहाँ बैनुल अवामी इमदादी यानी कि मदद से रिलेटेड सलाहियत तामीर इस्तेमाल की गई है। तो देखो बच्चों, सलाहियत की तामीर पर मुल्क के इंसानी, साइंसी, तकनीकी और सनअती वसाइल डिपेंड होते हैं। क्या लिखोगे, सलाहियत की तामीर पर मुल्क के इंसानी, साइंसी, तकनीकी, सनअती यानी कि उद्योगों से रिलेटेड वसाइल सलाहियत के लिए मौजू बनाना ज़रूरी होते हैं। इसका ख्याल मकामी और बैनुल अवामी सतह पर किया जाना ज़रूरी है, यानी कि मकामी सतह पर भी सलाहियत का होना ज़रूरी है ताकि लोगों की मदद हो सके, और इंटरनेशनल लेवल पर भी मदद का मिलना ज़रूरी है ताकि सलाहियत के एतबार से लोगों की मदद कर सके। जैसे कि आंध्र प्रदेश में हरारती लहरें 23 मई 2003 को आई, जिसमें 200 से ज़्यादा लोग मुतासिर हुए थे। इसी तरह से राजस्थान में 2002 में कहत से लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हुए थे, और कहत का मुसलसल ये दूसरा साल था जिसकी वजह से $1.5 मिलियन की उन्होंने गैर मुल्की मदद मांगी थी ताकि वे लोगों की मदद कर सकें। इसी तरह से बैनुल अवामी स्तर पर मदद मांगी थी। श्रीलंका में 2002 में मानसूनी बारिश से सैलाब आया था जिससे 250 लोगों की मौत हो गई थी और 1 लाख ख़ानदान बेघर हो गए थे।
اور اس سیلاب میں تقریباً 100 اسکول متاثر ہوئے تھے، تو سری لنکا کی حکومت نے $30 ملین کی مدد مانگی تھی تاکہ وہ اپنے ملک کے لوگوں کی انٹرنیشنل لیول پر مدد لے کر ان کو سہولیتیں دے سکیں، ان کی زندگی کو دوبارہ سے چلا سکیں۔ آفت کے کوئی 3 اثرات بتانے ہیں، تو دیکھو بچوں، آفت کے 3 اثرات مندرجہ ذیل ہیں۔ سب سے پہلا پربھاؤ کیا پڑتا ہے کہ آفت کی وجہ سے جو قدرتی وسائل ہوتے ہیں وہ متاثر ہو جاتے ہیں اور اس سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ آفت کی وجہ سے قدرتی وسائل متاثر ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ جیسے کہ قدرتی کوئی آفت آتی ہے تو باڑھ آ گئی، تو باڑھ سے کیا ہوگا؟ جان و مال کا ہی تو نقصان ہوگا۔ اس کے علاوہ ایک آفت بہت بڑی تعداد میں لوگوں کو بے گھر کرنے کے لیے ہی کافی ہوتی ہے۔ آفت سے قدرتی ماحول پر بھی بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس سے ماحولیاتی نظام سے متعلق مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، جیسے کہ ندیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، زمینوں کے اندر آلودگی ہو جاتی ہے، ہوا کے ارد گرد درجہ حرارت میں اضافہ وغیرہ ہو جاتا ہے۔ یاد رہے گا کہ آفت کے 3 اثرات آپ کو ایگزام میں کیا کیا لکھنے ہیں۔ تو آفت کی وجہ سے سب سے پہلے قدرتی وسائلوں کی کمی ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کا رہن سہن جینا مشکل ہو جاتا ہے اور جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، ان کو سہولیتیں نہیں مل پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے بھاری تعداد میں لوگ بے گھر ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ آفت سے قدرتی ماحول پر بہت گہرا اثر پڑتا ہے۔ اس سے جو قدرتی ماحول کا نظام ہوتا ہے وہ ان بیلنس ہو جاتا ہے، جیسے کہ ندیاں آلودہ ہو جاتی ہیں، زمینیں آلودہ ہو جاتی ہیں، ہوا کے اندر گرد وغیرہ، دھول مٹی وغیرہ مل جاتی ہے۔ اب اگلا سوال ہے، قدرتی آفت کو قوت دینے والے عوامل بتانے ہیں، یعنی کہ قدرتی آفت کو بڑھاوا دینے والی کون سی چیزیں ہیں۔ یاد رکھو گے کہ قدرتی آفت کو بڑھاوا دینے والی کون سی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے قدرتی آفت اور زیادہ خوخار روپ اختیار کر لیتی ہے۔ تو زمین کے اندر شعاعی حرارت کا پیدا ہونا، میگنیٹک ویوز کا پیدا ہونا، اس کی وجہ سے قدرتی آفت کو اور زیادہ قوت ملتی ہے۔ جیسے کہ سونامی آتی ہے، تو سونامی کس وجہ سے آتی ہے؟ زمین کے اندرونی پلیٹوں کے اندر گردش ہونے کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کے علاوہ زمین کی سطح پر بیرونی قوتوں کا پیدا ہونا، یہ قوت چٹانوں کا ٹوٹنا یا چٹانوں کا کھسکنا وغیرہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ قدرتی آفت کو کن کن چیزوں سے طاقت ملتی ہے؟ زمین کے اندر کی شعاعی حرارت کی وجہ سے، اس کے علاوہ زمین کی سطح پر بیرونی قوتوں کا یعنی کہ باہری طاقتوں کا پیدا ہونا، جیسے کہ جب کوئی پہاڑ یا چٹان ٹوٹتے ہیں تو اس سے بھی زلزلے وغیرہ اور زیادہ دھماکے دار اور زوردار آتے ہیں، جس سے کہ لوگوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے۔ اس کے اگلا سوال ہے، انسان کے ذریعے پیدا کی گئی آفتیں کیا ہیں؟ تو انسان کے ذریعے پیدا کی گئی آفتیں مندرجہ ذیل ہیں، جیسے کہ آلودگی، آگ کا لگنا، باندھ کا ٹوٹنا، کیمیائی مادوں کا رساؤ ہو جانا، دہشت گردی وغیرہ سب کیا ہیں؟ انسان کی پیدا کردہ آفتیں ہیں، ان کا قدرت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ امپورٹنٹ سوال ہے کہ عدم تحفظ کی 3 نشانیاں بتانی ہیں، تو جواب میں لکھو گے کہ عدم تحفظ کی 3 علامتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ تو عدم تحفظ میں مصیبت کی وہ حالت شامل ہے جس سے وہ آفت بن جاتی ہے۔ یاد رکھو گے کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ عدم تحفظ مصیبت کی وہ کنڈیشن ہے جب مصیبت آفت کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے۔ عدم تحفظ کے بعد ہی آفت آتی ہے۔ یاد رہے گا، پہلے مصیبت آتی ہے یعنی کہ کم طور پر کوئی آفت آتی ہے، پھر اس کے بعد وہ آفت مصیبت کے اندر کنورٹ ہو جاتی ہے، جسے روکا نہیں جا سکتا ہے۔ عدم تحفظ کی وجہ سے آفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ عدم تحفظ کی وجہ سے ہی آفت کے اندر اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ عدم تحفظ کون سی حالت ہے؟ وہ حالت ہے جس میں مصیبت آتی ہے پہلے، اور پھر وہ مصیبت بڑھتے بڑھتے آفت کا روپ لے لیتی ہے۔ اگلا سوال ہے، آفت سے نپٹنے کے نظام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یاد رکھو گے، امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ آفت سے نپٹنے کے نظام سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تو وہ سبھی سرگرمیاں جن سے آفت کے خطرات کو کم کیا جا سکے اور آفت کے بعد اور پہلے معلومات حاصل ہو سکے کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے، یہ سبھی
کیا کہلاتا ہے؟ آفت سے نپٹنے کا انتظام کہلاتا ہے۔ یاد رکھو گے کہ وہ سبھی سرگرمیاں جن سے آفت کے خطرات کو کم کیا جا سکتا ہو اور آفت کے بعد اور پہلے معلومات حاصل کی جا سکے کہ آفت آنے سے پہلے کیا کرنا چاہیے اور آفت آنے کے بعد کیا کرنا چاہیے، ان سبھی چیزوں کی معلومات کا ہونا ہی آفت سے نپٹنے کا نظام کہلاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آفت کے خطروں کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ تو دیکھو مندرجہ ذیل طریقوں سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ پہلے ساختی انتظامات۔ ساختی انتظامات دو طریقے کے ہوتے ہیں بچوں۔ مہارت، اس میں انجینئر اور راج مستری آتے ہیں جو باقاعدہ ٹریننگ یافتہ ہوتے ہیں۔ غیر مہارت ساخت، اس میں مقامی مستریوں کو لگا کر عمارت کی تعمیر کرائی جاتی ہے۔ یہ لوگ ٹریننگ یافتہ نہیں ہوتے ہیں، ان کے ذریعے بنائی گئی عمارتیں زلزلے اور سائیکلون وغیرہ کا مقابلہ کرنے کے لیے مناسب نہیں ہوتی ہے کیونکہ یہ لوگ بلڈنگ کوڈ کا خیال نہیں رکھتے ہیں۔ یاد رکھو گے کہ ساختی انتظامات کے اندر دو چیزوں کو شامل کیا گیا ہے۔ پہلے وہ کاریگر جو مہارت حاصل کیے ہوئے ہوتے ہیں اور بلڈنگوں کا اور گھر کا کنسٹرکشن قدرتی آفتوں کو دیکھ کر دھیان میں رکھتے ہوئے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ غیر مہارتی لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی اپنی مہارت کے اعتبار سے کنسٹرکشن تو کر دیتے ہیں مگر ان کے ذریعے کنسٹرکٹ کی گئی بلڈنگیں وغیرہ اتنی کامیاب نہیں ہو پاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ہے روک تھام، تو زلزلہ، مٹی کے تودوں کا کھسکنا، سیلاب اور سائیکلون وغیرہ کو روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن عدم تحفظ کی حالت کو کم کیا جا سکتا ہے، یعنی کہ پہلے سے انتظام کر کے ان سب چیزوں کی جو ہونے والے خطرات ہیں ان کو کم کیا جا سکتا ہے۔ تو کیا لکھو گے روک تھام میں کہ زلزلہ، مٹی کے تودوں کا کھسکنا، سیلاب اور سائیکلون وغیرہ کو روکا نہیں جا سکتا ہے لیکن عدم تحفظ کی حالت میں ان کے مضرات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ اگلا سوال ہے، آفت یا مصیبت کیا ہے؟ تو آفت انسان کے ذریعے یا قدرتی حادثے ہیں جن سے جان و مال کا نقصان ہوتا ہے۔ آفت کیا ہے؟ انسان کے ذریعے پیدا کردہ یا قدرتی حادثے ہیں جس سے جان و مال کا بہت نقصان ہوتا ہے۔ عدم تحفظ کا مطلب کیا ہے؟ تو عدم تحفظ کا پھیلاؤ ایک کمیونٹی تک ہوتا ہے جو آفت کے اثرات سے متاثر ہوتی ہے۔ عدم تحفظ کی حالت اطلاعات کی کمی، رہن سہن کی حالت کا اچھا نہ ہونا اور نامناسب آلات وغیرہ کی وجہ سے عدم تحفظ کے حالت پیدا ہوتے ہیں، یعنی کہ آفت آنے سے پہلے کی جو کنڈیشن ہوتی ہے وہی عدم تحفظ کہلاتی ہے بچوں۔ اگلا سوال ہے، عدم تحفظ کو کون کون سی چیزیں بڑھاوا دیتی ہیں؟ یعنی کہ عدم تحفظ کون سی کنڈیشن ہے؟ آفت آنے سے پہلے مصیبت کا جو ماحول ہوتا ہے وہی عدم تحفظ ہوتا ہے۔ تو جیسے کہ کسی بھی جگہ کا محل عقو، یعنی کہ وہ جگہ کیسی ہے، ریگستانی ہے، پٹھاری ہے، میدانی ہے، سیلابی ہے، کیسی ہے۔ اس کے علاوہ سماجی اور اقتصادی پسماندگی، اقتصادی کا مطلب پیسوں سے ریلیٹڈ کمزوری، بیماری اور نااہلیت، یعنی کہ بیمار ہونے کی وجہ سے اور ناقابل ہونے کی وجہ سے بھی عدم تحفظ کی کنڈیشن ہوتی ہے۔ عمر اور جنس کی وجہ سے بھی، کیونکہ بچے اور بوڑھے وغیرہ اپنی خود حفاظت نہیں کر پاتے ہیں جس سے کہ مصیبت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ معلومات کا نہ ہونا، یعنی کہ ہمیں کون سی مصیبت کے اندر کیا کرنا چاہیے، اس معلومات کا نہ ہونا بھی عدم تحفظ کو بڑھاوا دیتا ہے، مصیبت کو بڑھاوا دیتا ہے۔ آفت کے نظام کا غیر مناسب منصوبہ بنانا جو کہ آفت کو کم کرنے کے لائق نہیں ہوتا ہے۔ مہارت کی کمی بھی عدم تحفظ کو یعنی کہ خطرے کو بڑھاتی ہے۔ آفت سے نپٹنے کی تیاری پہلے سے نہ کرنا، تو یہ بھی عدم تحفظ کو بڑھاتی ہے۔ آبادی کا پھیلاؤ، یعنی کہ بہت زیادہ لوگوں کا ہونا جس کی وجہ سے لوگوں کو صحیح سے پوری سبھی لوگوں کو سہولیتیں نہیں مل پاتی ہیں اور جس وجہ سے خطرات اور بڑھ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ شہرکاری بھی عدم تحفظ کو بڑھاتی ہے۔ اگلا سوال ہے، دھیان سے سنیں گے، ہندوستان میں مختلف آفتوں کو بیان کرنا ہے۔ تو ہندوستان میں قدرتی آفتیں مندرجہ ذیل ہیں۔ ہندوستان کا 60% علاقہ زلزلے سے متاثر علاقہ ہے۔ یاد رکھو گے کہ ہندوستان کا 100 میں سے 60% علاقہ ایسا ہے جہاں پر زلزلے آنے کے چانسز رہتے ہیں۔ زراعت کا 10% حصہ قحط یعنی کہ سوکھے سے پربھاوت ہے ہندوستان کی زمین کا۔ یاد رکھو گے کہ زراعت کا 10% حصہ قحط سے یعنی کہ سوکھے سے پربھاوت ہے۔ ہندوستان کے 12% حصے پر سیلاب آنے کا یعنی کہ باڑھ آنے کا خطرہ بنا رہتا ہے۔ کتنے % ایریا پر؟ 12% ایریا پر۔ ہندوستان کے علاقے کا 8% ساحلی علاقہ سائیکلون سے متاثر علاقہ ہے۔
कश्मीर और शुमाल मशरक़ी जनूबी हिस्से दहशत गर्दी से यानी कि टेररिस्टों की वजह से परेशान हैं। तो मंदरजा झैल बाला अदादो शुमार ये ज़ाहिर करते हैं कि आबादी को ऐसी जगह मुंतकिल करना तकरीबन नामुमकिन है जहाँ पर कोई ख़तरा ना हो। समझ में आया? यानी कि सभी लोग किसी न किसी ख़तरे में हिंदुस्तान के जी रहे हैं, क्योंकि इतनी बड़ी आबादी को एक जगह से दूसरी जगह तो मुंतकिल नहीं किया जा सकता जहाँ पर वो सेफ़ रह सके। इसी वजह से सभी बच्चों को, सभी लोगों को डिज़ास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जानकारियों का होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपनी हिफाजत कर सकें और अदम तहफ़्फ़ुज़ यानी कि ख़तरे की हालत को कम कर सकें। फिलअप्स हैं इस चैप्टर की, ध्यान से सुनेंगे कि ज़मीन की हलचल अंदरूनी क़ुव्वतों और पिघली अशिया की वजह से होती है। बिल्कुल ठीक बात है कि ज़मीन में हलचल किस वजह से होती है? ज़मीन की अंदरूनी ताकतों और पिघली हुई अशिया यानी कि लावा वगैरह की वजह से होती है। एक बग़ैर दरख्तों वाला इलाका सैलाब के लिए ज़्यादा गैर महफूज है, क्योंकि देखो जिस जगह पर बिल्कुल सीधी ज़मीन होगी तो वहाँ पर तो सैलाब बहुत स्पीड से आएगा। अगर जिस जगह पर दरख्त होंगे तो वो सैलाब को रोकने में कामयाब हो सकेंगी। इसलिए वो इलाका जहाँ पर दरख्त नहीं है वो इलाका सैलाब के लिए गैर महफूज एरिया है। गरीब लोगों में आफत की ज़िम्मेदारी वसाइल की वजह से होती है, क्योंकि इन लोगों के पास वसाइल नहीं होते हैं अपनी हिफाजत करने के लिए। कुदरती आफत को रोका नहीं जा सकता है, लेकिन कम किया जा सकता है पहले से पेश की तैयारी कर। बच्चे और औरतें किसी आफत के वक्त सबसे ज़्यादा मुतासिर होते हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि इन लोगों में अपनी ख़ुद की हिफाजत करने की इतनी अहलियत नहीं होती है। अगला सवाल है, एक बड़ा ख़तरा जो आफत पैदा करता है, तो ये क्या है? मुसीबत है। एक लफ्ज़ में आंसर देना है यहाँ पर आपको। तो एक बड़ा ख़तरा जो आफत पैदा करता है उसे मुसीबत कहते हैं। आबादी में तेज़ इजाफ़ा जो आफत की शक्ल इख्तियार कर लेता है तो इसे आबादी का धमाका कहते हैं। याद रखोगे कि आबादी में बहुत ज़्यादा तेज़ी से इजाफ़ा होना क्या कहलाता है? आबादी का धमाका, जो कि एक आफत की शक्ल इख्तियार कर लेता है। आफत का कम से कम असर किस तरीके से होता है? पेश की तैयारी से आफत का कम से कम असर होता है, यानी कि किसी भी आफत की पहले से तैयारी करने से। ज़मीन का हिलना ज़लज़ला कहलाता है। समुद्री सतह के नीचे ज़लज़ले जो समुद्री लहरों से मुताल्लिक़ होते हैं सुनामी कहलाते हैं। खुश्की का बहुत लंबा अरसा जिसमें कम या ना के बराबर बारिश होती है तो इसे सूखा यानी कि कहत कहते हैं। ज़मीन पर भारी मिक़दार में बहता हुआ पानी क्या होता है? सैलाब कहलाता है। मिट्टी की चट्टानों का वो हिस्सा जो तेज़ ढाल पर नीचे की तरफ खिसकता है तो इसे ज़मीन का खिसकना कहते हैं। तेज़ हवा का अचानक समुंदर या ज़मीन के ऊपर चलना क्या कहलाता है? तूफ़ान कहलाता है। तो बच्चों, इस चैप्टर से रिलेटेड मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट समझा दिए हैं। अगर आपको यह चैप्टर अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना